हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपोलन करियर इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर की, इंडियन इकॉनमी फ्रॉम 1950 टू 1990। तो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था। उसमें हमने बात की थी ब्रिटिशर्स के टाइम द कंडीशन ऑफ इकॉनमी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज या फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज हम बात करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक और किस तरह की पॉलिसीज, प्लान्स एंड गोल्स हमने अडॉप्ट किए टू रिवाइव योर इकोनॉमी। सबसे पहले जो जॉब ऑफ नेशनल बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी लेफ्ट टू अस, तो हमारे पास ही ये काम था कि हम किस तरह से अपने इकोनॉमिक सिस्टम को रिवाइव करते हैं। अब इंडिया ने अडॉप्ट किया एक सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम होता क्या है ये मैं बाद में बताती हूँ, बट इसका हमारी इंडियन इकॉनमी में इसका फीचर था एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर एंड एक प्राइवेट सेक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली दे आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है? सोशलिस्ट सिस्टम वो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बेसिकली बाय द गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मासेस। जो सब लोगों के लिए इक्वल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इसमें डिमांड और परचेजिंग पावर की बात नहीं आती। गवर्नमेंट का बेसिकली मोटो होता है वेलफेयर प्रमोट करना, तो उसी को नज़र में रखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। कैपिटलिस्ट सिस्टम वो गुड्स प्रोड्यूस करता है जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। सेकेंडली वो खरीद सकता है जिसके पास परचेजिंग पावर होती है। और मिक्स्ड इकॉनमी जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, आपके सोशलिस्ट एंड आपके कैपिटलिस्ट। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? सोशलिस्ट सोसाइटी अडॉप्ट की, जिसमें पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था? स्ट्रॉन्ग था। और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था? कॉम्प्लीमेंट्री, उसको सप्लीमेंट्री करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए। प्लानिंग कमीशन with Prime Minister as chairman was founded in 1953 and thus the era of 5-year plan was started. तो इसमें इस स्लाइड के 2-3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब ऑफ नेशनल बिल्डिंग हमारे पास था। इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया दैट वाज सोशलिस्ट सिस्टम विद अ वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। I'll not say well built, with a strong public sector and a private sector complementary, playing a complementary role. सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स इकॉनमी के बीच में डिफरेंस आपको यहाँ पे आना चाहिए। और प्लानिंग कमीशन 1950 में बना विथ योर प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। प्लान क्या होता है? प्लान इज बेसिकली योर रिसोर्सेज, हाउ योर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। किस तरह से आप अपने सामान को यूज़ कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको हम लोग 5-year प्लान कहते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए। अब 5-year प्लान तो बन गए, उनका सबसे इम्पोर्टेंट उनका गोल्स क्या थे? तो पहला गोल था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी मैंने आपको बताया है द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा, तो ग्रोथ नहीं होगी, तो वेलफेयर नहीं प्रमोट होगा। तो सबसे पहले जो एसेंशियल आइटम था कि सबसे पहले आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करो। इसमें 2 चीज़ आपको बता दूँ। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बेसिकली 3 सेक्टर्स से बना होता है, एग्रीकल्चर, योर सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। इनका जो प्रोपोर्शन एंड रेशियोज होता है ना, जो घटता बढ़ता रहता है, वो कहलाता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। सेकंड जो हमारा गोल था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी तो यूज़ करना ही है, साथ में अपनी सोच, अपने सोच में भी चेंजेस लाना, सोशल आउटलुक में चेंजेस लाना, जेंडर इनइक्वालिटी कम करना, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कम करना। तो मॉडर्नाइजेशन वाज अनदर एम फॉर 5-year प्लान। एक अनदर एम था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब अपने में ही सक्षम होना, मतलब मैं अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ रादर देन गेटिंग इट इम्पोर्टेड। बाहर से मंगवाने के बजाय
मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ, खुद कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये एक सेल्फ रिलायंस का ट्रेड था। और जितने भी हमारे 5 ईयर्स प्लान में बने ना, उसमें से फर्स्ट 7 का एम्फेसिस सेल्फ रिलायंस पे होता था कि हम खुद प्रोड्यूस करें और खुद कंज्यूम करें और इम्पोर्टेड मटेरियल पे ज़्यादातर डिपेंडेंट ना रहे। इक्विटी, इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इक्विटी होता क्या है? इक्विटी ये होता है कि आपने प्रोडक्शन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन हो गया, बट अगर आपका एक तबका पुअर है, उसके पास वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे, तो आपके 5 ईयर प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपके प्रॉस्पेरिटी सबसे नीचे वाले सेक्शंस को भी इम्पैक्ट डाले, उनको भी असर करे, उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़े और वो भी डेवलप हो या ग्रो करे। तो इक्विटी, तो बेसिकली गोल्स मैंने बता दिए, एक बार फिर ब्रीफ कर देती हूँ। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, इनकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम एक एक सेक्टर की बात करते हैं, एक एक सेक्टर की क्या हालत थी और क्या क्या चेंजेस हमने इसमें किए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले 2 रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। लैंड रिफॉर्म में क्या किया हमने, आपको मैंने इंटरमीडिएटरीज़ के बारे में बताया था। ज़मींदार जो थे उनका बेसिकली एम क्या होता था कि सिर्फ रेंट वसूलना। तो गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ा टास्क था कि मैं इन ज़मींदारों को अबॉलिश करूं और ओनर्स को, जो एक्चुअली लैंड रिफॉर्म, जो एक्चुअली ओन कर रहे हैं फार्म्स को, जो एक्चुअली फार्म में वर्क कर रहे हैं, उनको लैंड ओनर्स बनाऊं। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क क्योंकि दे वर वेरी बिग एंटिटीज़ नाउ। तो बहुत डिफ़िकल्ट था और वो लूप होल सिस्टम्स में यूज़ कर करके अपनी ओनरशिप नहीं देते थे। सेकेंड, इसमें फिर मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, एक इंसान कितना लैंड ओन कर सकता है वो भी फिक्स किया गया। तो लैंड रिफॉर्म में 2 रिफॉर्म हुए, इंटरमीडिएट अबॉलिश किए गए एंड मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड वाज फिक्स्ड। जो सेकेंड रिफॉर्म था दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसी सीड्स जो एडिक्वेट फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन की फैसिलिटी से फूड ग्रेड प्रोडक्शन उसमें बहुत ज़्यादा होता था। तो इस तरह की सीड्स इंट्रोड्यूस की गई। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने रिफॉर्म किया उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फूड ग्रेन के प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गए, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी अब फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। मार्केटेड सरप्लस होने लग गया। मार्केट सरप्लस ये टर्म अभी आप पढ़ेंगे इसमें। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, मतलब मेरे फार्मर्स जो प्रोड्यूस करने लग गए वो खुद की कंजम्पशन के लिए नहीं करने लगे, वो मार्केट में बेचने के लिए भी करने लग गए। तो मार्केटेड सरप्लस भी इंक्रीज़ होता गया आपका। देन इससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स के दाम थे वो कम होते गए, सेल्फ सफिशिएंसी आई, गवर्नमेंट के पास स्टॉक बंद पड़ता गया। तो ये सारे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का ही इम्पैक्ट था। बट इसका जो मेजर ड्रॉबैक था ना वो ये था कि ये कुछ स्टेट्स में ही लिमिटेड था, स्पेशली वीट ग्रोइंग रीजन्स में, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये इन स्टेट्स तक ही लिमिटेड था। और अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये एक पॉइंट ये सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ था ना वो इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। गवर्नमेंट का रोल कैसा था? लोअर इंटरेस्ट रेट पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ने अपनी आउट ऑफ द ओन एक्सपेंडिचर दे डिड एंड देन प्रोवाइड सब्सिडाइज एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट लोअर मार्केट प्राइस पे ये सीड्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती। दैट इज़ वाई द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज सक्सेसफुल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, 2 रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वाज वेंट डाउन और मार्केटेड सरप्लस, हम लोग अपना सामान मार्केट में भी बेच सकते थे, फार्मर्स थे। और इसमें स्टेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल रहा। सब्सिडीज़, एक ये टर्म पढ़ा है ना आपने, भी सुना होगा मेरे से, सब्सिडीज़ क्या होती है?
सब्सिडीज़ वो होती हैं बेसिकली जब हम लोग गवर्नमेंट लेस दामों में, लेस अमाउंट में, लेस कॉस्ट में वो न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में प्रोवाइड करे एंड इट पेज, और अपनी पॉकेट से फाइनेंशियल एड सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए वो टेक्नोलॉजी भेजे और प्रोवाइड करे और उसका बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हो। तो ये सब्सिडीज़ होती हैं। और सब्सिडीज़ क्यों दी जाती है? टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी जब न्यू टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट करें, उसके लिए उसको सब्सिडाइज कर देते हैं। गवर्नमेंट एक पार्ट अपने एक्सपेंडिचर से, अपने रेवेन्यू से एक पोर्शन गवर्नमेंट बेयर करती है, तो उसको हम लोग सब्सिडीज़ कहते हैं। अब जब सब्सिडीज़ कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वी शुड एलिमिनेट सब्सिडीज़। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट पर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। तो हमें जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सब्सिडीज़ को हटा दिया जाए, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हटाओ क्यों, अगर आप हटा दोगे तो रिच के साथ साथ पुअर भी सफ़र करेंगे। तो इसलिए आप एक काम करो कि इसको फेज़ आउट करो इन ग्रेजुअल मैनर, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके इसको फेज़ आउट कर दो। फेज़ आउट नहीं करो, इसको सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व रखो जो पुअर फार्मर्स हैं। तो इस स्लाइड में मैंने बात की सब्सिडीज़ क्या होती हैं। फाइनेंशियल एड गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। और इकोनॉमिस्ट दो टाइप के व्यूज़ रखते हैं इसमें। एक तो फेज़ आउट कर दो जब आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, दूसरा सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फॉर पुअर फार्मर्स। तो दीज आर द टू मेजर्स ऑफ subsidies. सेक्टोरल शेयर ऑफ जीडीपी। जो इकोनॉमिक थ्योरीज है ना हमारी, वो ये कहती है कि जैसे जैसे नेशन बढ़ता है, प्रोग्रेस होता है, तो क्या होता है कि जो जीडीपी से एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जो जीडीपी में, वो डिक्लाइन होता है, और जो एग्रीकल्चर में लेबर एंगेज होती है, वो भी पॉपुलेशन जो वर्क करती है वो भी डिक्लाइन होती है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि नियरली 70 to 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और अगर प्रॉस्पेर होना है तो इकोनॉमिक थ्योरी तो ये कहती है कि एग्रीकल्चर का शेयर भी डिक्लाइन होगा और प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स विल ऑल्सो डिक्लाइन। पर इंडिया में क्या हुआ 1950 से 1990 के बीच में? जीडीपी का शेयर तो डिक्लाइन हो गया, बट जो पॉपुलेशन थी वो अभी भी बहुत कम मात्रा में डिक्लाइन हुए, और स्टिल अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर वाज नॉट एब्जॉर्बिंग द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। डेवलप नहीं थे, उनके पास जॉब नहीं थी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जितना भी था फार्म में लगा हुआ था, चाहे उसमें चाहे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे सेक्रेटरी, बट दे वर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये हमारी एक पॉलिसीज़ का जो 1950 से 1990 की पॉलिसी है, उसका एक इम्पॉर्टेंट फेलियर था, क्योंकि इस समय तक हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर भी डिक्लाइन करना था और आपको एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी थी, बट हम नहीं कर पाए। हमारा इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर वर left untouched, they were unable to provide employment to the masses. So a lot of people were still dependent on agriculture for their basic needs. So this was a major failure of our policies which were followed in 1950 to 1990. अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हमारी फेल क्यों हुई, इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप क्यों नहीं हो पाई? सबसे पहले इंडस्ट्री की डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लोगों के पास जो रोज़गार होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, और प्रॉस्पेरिटी। अब एग्रीकल्चर वो है, वो सीजनल्स होते हैं, सीजन्स के बेसिस पे डिपेंड करते हैं, जबकि इंडस्ट्री में आप ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलती है आपको।
गवर्नमेंट का रोल तो अब इम्पोर्टेंट था ही, क्योंकि कैपिटल नहीं था, मार्केट नहीं था, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करना था इंडस्ट्रियल सेक्टर को। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिसमें इसमें ड्रॉबैक हुआ वो सबसे ये हुआ कि गवर्नमेंट का रोल हर असेंशियल और नॉन असेंशियल चीज़ में प्रेजेंट था। जो ज़रूरत का सामान था उसमें भी गवर्नमेंट का रोल था, जो नॉन ज़रूरत का सामान था, इसका कोई रेलेवेंट नहीं था इकॉनमी में, उसमें भी गवर्नमेंट का रोल था। तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, अगर जब आप गवर्नमेंट का रोल हर जगह मौजूद है, गवर्नमेंट का हर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का पैर है पाओगे, तो उससे इकोनॉमिक जो वो इनबिल्ट स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट इट कैन नॉट, अगर आप एक बहुत सारा बड़ा लाइसेंसिंग या इस तरह का रिजीम लाओ जिसमें हर एक चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लाना पड़े, तो प्राइवेट सेक्टर या मार्केट फोर्सेस डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये एक हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का इम्पॉर्टेंट फेलियर था। तो इसमें 3 कैटेगरीज आईपीआर जो बना था, इसने 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन किया। द फर्स्ट जो गवर्नमेंट ओन करती है, सेकंड प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, एंड थर्ड सेक्टर प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट को, और थर्ड सेक्टर फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के केस में भी लाइसेंस के बेसिस पे उनको रेगुलेट किया गया, एंड गेटिंग दोज लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर वो इट्सेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें क्या क्या किया गया, विदाउट एनी लाइसेंस कोई न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पाता था। जो पुराने रीजन्स हैं रोजगार, जिनमें पुराने बैकवर्ड रीजन्स थे, अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए टैक्स बेनिफिट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट विल बी गिवन। अगर आप आउटपुट एक्सपैंड करना चाहते हो या प्रोडक्शन किसी और चीज़ में करना चाहते हो, उसके लिए भी लाइसेंस रिक्वायर्ड था। तो इससे क्या हुआ, इससे इनएफिशिएंसी हो गई इंडस्ट्री सेक्टर में, मतलब एवरीथिंग वाज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। कोई भी प्रोसीजर्स फास्टर नहीं थे और प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर आने में बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती थी। इसलिए आर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अनेबल टू डेवलप एंड स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात ना, ये आप अभी भी पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे। 1955 में कार्वे कमेटी या विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी ने कहा कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, छोटी इंडस्ट्रीज़ जो जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट उस समय 15 लाख था, 5 लाख था, ठीक है। इसमें लेबर इंटेंसिव होती है, तो इंडिया के पास तो वैसे सरप्लस लेबर होती है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी गुड। कैपिटल भी कम रिक्वायर्ड होता है, कैपिटल कम रिक्वायर्ड था उस समय, कैपिटल वॉज स्केयर्स। तो जब ये चीज़ें हैं तो ये दीज आर वेरी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और इसका बेसिकली एम था रूरल डेवलपमेंट, जो अपने गाँव और विलेजेस को डेवलप करने का एम था, इसलिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, उनका प्रोडक्शन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस कर सकती थी। और उनको और क्या बेनिफिट दी हुई थी, एक्साइज ड्यूटी, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी आपकी लो थी, और बैंक लोन भी आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता था। तो क्या स्मॉल स्केल मतलब, जैसे मैं घर में थोड़ा बहुत कारोबार शुरू कर देती हूँ, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात की थी ना मैंने आपसे पिछली स्लाइड में, इस तरह के काम घर में अगर आप करते हो, कुछ लोगों को आप एम्प्लॉय करके, तो उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, जिसमें वो लेबर इंटेंसिव होती है, उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, कैपिटल कम रहता है। तो ये सेल्फ रिलायंस का एक इम्पॉर्टेंट गोल है। इंडियन इकोनॉमी अभी भी इस पे लॉट ऑफ एम्फेसिस इज गिवन, और योर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे अभी भी हम लोग बहुत एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, रूरल डेवलपमेंट में काम आती है, कैपिटल इसमें कम लगता है। तो इसलिए these industries are very very essential for Indian economy. याद है ना, मैंने आपको पहले गोल बताया था एक, जब हम 5 ईयर प्लान के गोल्स की बात कर रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का
बेसिकली एम था सेल्फ रिलायंस, मतलब हमारा काम क्या था, हमें खुद प्रोड्यूस करना था, खुद ही कंज्यूम करना था, बाहर से इंपोर्टेड चीज़ें नहीं बनानी थी। तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, बाहर वालों को दूर ही रखो, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हम लोग थोड़े से उस तरह से भी सिक्योर होना चाहते थे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी वांटेड कि फॉरेनर्स शुड स्टे आउट ऑफ आवर लैंड। तो हमारा ये था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो बाहर से सामान आ रहा है उसको हम खुद खुद अपने आप प्रोड्यूस करके अपने लोगों को खिलाएंगे, अपने लोगों के लिए बनाएंगे। तो हमारी बेसिकली पॉलिसी थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। और हम क्या करते थे, बाहर से जो सामान आता था उस पर 2 तरह के काम करते थे। एक तो टैरिफ ज़्यादा बढ़ा देते थे, आप टैरिफ लगा दोगे तो वह प्रोडक्ट इंडिया में महंगा बिकने लग जाएगा, महंगा बिकने लग जाएगा तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे नहीं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट, टैरिफ बढ़ा दो। और दूसरा था कोटास क्या होते हैं, जितना सामान वहाँ पे आ रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन, इतना ही सामान बाहर से मंगवाना है, इससे ज़्यादा सामान आप बाहर से आके इंडिया में नहीं आ सकता। तो ये बेसिकली दीज 2 मेजर्स वो प्राइमरी एम्ड एट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि मैं खुद के घर में खुद ही प्रोड्यूस करूँ और खुद ही कंज्यूम करूँ। और इसका एम क्या था कि जो मैं खुद की इंडस्ट्रीज़ है ना वो डेवलप हो पाए, वो प्रोड्यूस कर सकें, वो प्रोडक्शन कर सकें। और इस हिसाब से कुछ इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दीज वर एबल टू डेवलप। तो इसमें मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, आपका फर्स्ट एम था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आप बाहर से सामान बनाने के बजाय खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद कंज्यूम करेंगे। और इसके लिए हमने 2 तरह की पॉलिसीज़ अप्लाई की, टैरिफ्स हमने बढ़ा दिए, कोटास हमने बढ़ा दिए। और इससे कुछ हद तक हमारी इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, डेवलप भी हो गया। अब इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया कि 1950 से लेकर आपकी 1950 से लेकर 1990 तक की जो पॉलिसीज़ थी ना, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ। State enterprises continued to produce certain goods and services although it was no longer required. State is present everywhere. Government ब्रेड से लेकर एक बड़ी बड़ी एटॉमिक एनर्जी तक was under the control of the government. अब गवर्नमेंट अगर हर चीज़ कंट्रोल करेगी तो इनएफिशिएंसीज तो आनी ही है। मार्केट फोर्सेस वॉज नॉट डिटरमाइनिंग एनीथिंग। तो सबसे पहले तो स्टेट का रोल हर जगह, दैट वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दीज पॉलिसीज़। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा डिस्टिंक्शन और ज़्यादा एलोकेशन नहीं था। टफ लाइसेंस राज था, आप एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेने जाओ, लंबी लंबी लाइनों में रखो, घूसखोरी को पड़ेगी और उससे इनएफिशिएंसी बढ़ती गई। हमने इम्पोर्ट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपने पढ़ा ना ट्रेड सब्स्टिट्यूशन या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पॉलिसी अपनाई गई, बाहर से जब सामान नहीं आता था तो हमारे जो कंज्यूमर्स थे, हमारे जो इंटरनल कंज्यूमर हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो सकते थे। उनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर डिपेंड करना चाहिए था, चाहे वो महंगा दे, चाहे वो सस्ता दे, चाहे वो इनएफिशिएंट हो, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का हो या ना हो। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, इससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो अंदर आना था, जो मॉडर्नाइजेशन का हमारा गोल था, दैट वाज आल्सो लैकिंग, क्योंकि आप बाहर से सामान मंगा नहीं सकते थे। तो रेस्ट्रिक्शन इट कॉज इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, और सामान जो यहाँ बनता था दैट वाज नॉट एडिक्वेट, क्योंकि कंपटीशन नहीं था, प्राइजेस ज़्यादा थे। तो अब सबसे लास्ट का जो पॉइंट है ना, ये 1991 की जो पॉलिसीज़ है ना, जो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बारे में बात करता है। तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो है बेसिकली वेलफेयर ऑफ द नेशन। तो और हर जगह गवर्नमेंट का रोल इज़ नॉट एसेंशियल, गवर्नमेंट की ज़रूरत हर जगह नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों ने, और भी बहुत रीज़न थे जिसमें हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 लाए। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, थैंक यू। एंड फिर भी अगर आपको इस वीडियो के बारे में
इस कोर्स के बारे में या कोई और टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. Please, I request you to like and subscribe the channel so as soon as we upload a new video, the notification reaches to you. Thank you, students.